नमस्कार मित्रों, यांचा अवांतर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। आज हम उपस्थित हैं एक नए विषय को लेकर, जिसका शीर्षक है हिंदी और मध्यम वर्ग का विकास। इसके लेखक हैं अमृतलाल नागर। यह एक निबंध है। आज हम निबंध पाठ करेंगे, तो आइए प्रारंभ करते हैं। निबंध पाठ, हिंदी और मध्यम वर्ग का विकास। समय निकल जाता है पर बातें रह जाती हैं। वे बातें मानव पुरखों के पुराने अनुभव जीवन के नए मोड़ों पर अक्सर बड़े काम की होती हैं। उदाहरण के लिए, भारत देश की समस्त राष्ट्रभाषाओं के इतिहास पर तनिक ध्यान दिया जाए। हमारी प्रायः सभी भाषाएं किसी न किसी एक राष्ट्रीयता के शासन तंत्र से बंधकर उसकी भाषा के प्रभाव या आतंक में रही हैं। हजारों वर्ष पहले देववाणी संस्कृत ने ऊपर से नीचे तक चारों कूट भारत में अपने दिग्विजय का झंडा गाड़ा था। फिर अभी 1000 साल पहले उसकी बहन फारसी सिंहासन पर आई। कुछ 100 वर्षों बाद 7 समुंदर पार की अंग्रेजी रानी हमारे घर में अपने नाम के डंके बजवाने लगी। यही नहीं, संस्कृत के साथ कहीं कहीं समर्थ जनपदों की बोलियां भी दूसरी भाषाओं को अपने रौब में रखती थीं। प्राचीन गुजराती भाषा पर ब्रज भाषा का भी गहरा प्रभाव था। बंगला भाषा उड़िया और असमिया पर रौब रखती थी। मलयालम कभी तमिल भाषा की दबोच में थी। यह सब भी सच लगता था। मैं समझता हूँ कि शायद इसी की ऊब आजादी की नई चेतना में अब भारत के हर भाषा क्षेत्र के शिक्षित जनों और उनके प्रभाव से अर्थाभावग्रस्त चिड़चिड़े जनसाधारण में गहरी घुटन सी फूट रही है। भारत की हर भाषा, हर बोली अब अपनी स्वतंत्र स्थिति चाहती है। स्थिति यह है कि इस समय हर व्यक्ति बस स्वतंत्र होना चाहता है, स्व से तंत्र का संबंध और उसका कर्तव्य समझे बिना ही। 12वीं-13वीं शताब्दी से हमने देखा कि हर भाषा अपने क्षेत्रीय जन की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक भूख को शांत करने में समर्थ होकर संस्कृत भाषा के अंकुश से उबरने लगी थी। ज्ञानेश्वर ने गीता रचने के लिए अपनी मातृभाषा मराठी की शरण ली। कृतिवास ने बंगला में, कंबन ने तमिल में, तुलसी ने हिंदी की अवधी बोली में रामायण लिखी। इसी तरह रस अलंकार आदि समान नियमों से शास्त्रबद्ध भारत की सभी भाषाओं के साहित्य में भी एक रसता थी, अभी है। मजे की बात है कि भाषाएं अपनी रचना शक्ति और कौशल दिखाने में तो जरूर स्वतंत्र हो गईं, पर उनकी भाव वस्तु एक ही रही। भाषाओं की ऐसी स्वतंत्र सत्ता हमें तनिक भी घातक नहीं मालूम होती। लल्लेश्वरी उफ लाल दे कश्मीरी भाषा में अपने आराध्य का स्मरण करती हैं। आंडाल तमिल भाषा में अपने आराध्य को भजती हैं। मीरा ब्रज भाषा, राजस्थानी और गुजराती भाषाओं में अपने आराध्य को और जनाबाई मराठी में अपने आराध्य भाव को। लेकिन इन चारों के आराध्य भारत भर के आराध्य थे। भारत का जनमानस एक भाव में बहता था। चैतन्य, रामानंद, बल्लभाचार्य, कबीर, सूर, तुलसी, तुकाराम, नरसी, नानक आदि कोई व्यक्ति किसी भी भाषा क्षेत्र का हो, सारे भारत का प्रतिनिधित्व करता था। इनके इष्ट देव अलग अलग सगुण या निर्गुण हो सकते हैं, पर ये सभी भक्ति मार्गी थे। ये अपने इष्ट देव की महिमा बढ़ाने के लिए दूसरों के इष्ट देवों पर घृणा के गोले नहीं दागते थे। इनका महाभाव किसी भी इष्ट देवी देवता के उपासक को अपने ढंग से स्पर्श और आंदोलित करने की क्षमता रखता था। यही कारण है कि मुसलमान, सूफी और भारतीय भक्त तक अपनी अपनी आराधना पद्धतियों के जुदा होने पर भी यह पहचान सके कि दोनों के भजन पूजन का आधार एक ही है। जहां यह भावनात्मक एकता हो, वहां 14 क्या 14 सी भाषाएं अलग होकर भी दरअसल एक ही हैं। भक्ति मार्ग के अलावा ज्ञान मार्ग की पद्धति भी भारत भर में व्याप्त थी। पेशावर, कश्मीर, पंजाब, अवध, मगध, गुजरात, बंगाल या धुर दक्षिण कहीं का भी निवासी विद्वान
शास्त्री, सन्यासी हो, समूचे देश में हर जगह अपनी विधा की छाप छोड़कर अपना सिक्का जमा सकता था। संस्कृत भाषा हिंदुस्तान भर में इनको कहीं भी परायापन अनुभव नहीं होने देती थी। इन दो मार्गों के अलावा एक और मार्ग भी था। भगवती बाबू के उपन्यास सामर्थ्य और सीमा में शिवानंद द्वारा एक नारा बखाना गया है, लूटो मेरे भाई। चूंकि हिंदी की समझ हिंदुस्तान को अभी कम और अंग्रेजी की अधिक है, इसलिए बोलचाल की चांदनी चौक की भी भाषा में उस नारे को LMB कहना हमने आरंभ कर दिया है। कहिए तो, और नाम के अभाव में हम उसे फिलहाल अनंत काल तक LMB मार्ग अर्थात लूटो मेरे भाई मार्ग के नाम से पुकार लें। महानुभाव अपनी अवतारी लीला पूरी करके चले जाते थे। LMB मार्गी उनके नाम पर पंथ चलाकर अपना धर्म पालन करते थे। यह LMB ज्ञान मार्गी और भक्ति मार्गी अपने अपने इष्ट देवों के अखाड़े बनाकर लड़ता भी या घृणा भी फैलाता था, पर इसके लिए भी जिस तंत्र का वह उपयोग करता था वह भारत भर में एक सा ही था। पाप में भी वह मजबूरी इसलिए थी कि भारतीय शिक्षा पद्धति एक थी। सारे भारत में असंख्य ब्राह्मण, जैन या बौद्ध आचार्यों के गुरुकुल थे। अपने अपने घरों में थे। वे अपनी शिष्य मंडली को शिक्षा देते थे। संस्कृत साहित्य की शिक्षा के लिए बड़े बड़े नगरों या उनके आसपास की जगहों में विद्यापीठ कायम थे। नगरों और ग्रामों की पाठशालाएं अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं और संस्कृत के व्यवहारिक ज्ञान के अलावा महाजनी हिसाब किताब में अपने जन को कुशल बनाती थी। राज्य और महाजनी, निगम अथवा व्यक्तिगत दोनों, और क्षेत्रीय, जातीय, पंचायती पैसे से भी वह शिक्षा अमीर गरीब सबके लिए सुलभ थी। श्री सुंदरलाल लिखित भारत में अंग्रेजी राज के 36वें अध्याय में ये सारी कहानी संक्षेप में पढ़ने को मिल जाती है। इसी अध्याय में उद्धृत सन 1832 ईस्वी की ईस्ट इंडिया कंपनी की एक सरकारी रिपोर्ट में कहा गया है, शिक्षा की दृष्टि से संसार के किसी भी अन्य देश में किसानों की अवस्था इतनी ऊंची नहीं है जितनी ब्रिटिश भारत के अनेक भागों में। तरीका यह था कि ऊंचे दर्जे के विद्यार्थी निचली कक्षाओं के विद्यार्थियों को पढ़ाते थे और साथ साथ अपना ज्ञान भी बढ़ाते चलते थे। म्यूचुअल ट्यूशन की इस भारतीय शिक्षा पद्धति को इंग्लिस्तानी शिक्षा पद्धति में जोड़ लिया गया और हिंदुस्तान में तोड़ दिया गया। मुसलमानी शासनकाल में अरबी, फारसी और उर्दू पढ़ाने के लिए बहुत से मकतब और मदरसे भी स्थापित थे। अंग्रेजी नीति ने उन्हें भी उजाड़ा। पंडित सुंदरलाल ने अपने इतिहास ग्रंथ में लिखा है, सन 1757 से लेकर पूरे 100 वर्ष तक लगातार बहस होती रही कि भारतवासियों को शिक्षा देना अंग्रेजी की सत्ता के लिए हितकर है या अहितकर। सन 1833 में ब्रिटिश गवाही देते हुए श्री J.C. मार्शमैन ने पार्लियामेंट की सेलेक्ट कमेटी के सामने कहा था, भारत में अंग्रेजी राज कायम होने के बहुत दिनों बाद तक भारतवासियों को किसी प्रकार की भी शिक्षा देने का प्रबल विरोध होता रहा। कंपनी के एक डायरेक्टर ने कहा कि हम लोग अपनी इसी मूर्खता से अमेरिका से हाथ धो बैठे हैं, क्योंकि हमने उस देश में स्कूल और कॉलेज कायम हो जाने दिए। अब भारत के विषय में हमारा उसी मूर्खता को दोहराना ठीक नहीं है। अंग्रेज जानता था कि भारतीय शिक्षा पद्धति को तोड़ना भारत भारती की तब तक सकुशल अखंड प्रतिभा को खंडित करना है। सैकड़ों सदियों से लगे सुव्यवस्थित ज्ञान बगीचे को उन्होंने अज्ञान का बीहड़ जंगल बना दिया। हमारी परंपराएं छिन्न भिन्न करके उन्होंने हमें जंगली बना देने का भरसक प्रयत्न किया। यहाँ एक बात और भी ध्यान में रखने की है, भारत अनेक राष्ट्रीयताओं और जातियों उपजातियों का देश है।
इनमें आपस में राजनीतिक स्वार्थवश सदा से फूट और बैर भाव भी रहा है। ज्ञान मार्ग हो या भक्ति मार्ग, इनके आपस के मत मतांतर जब जन समुदाय में अपनी ताजगी लेकर जाते हैं, तब तो उनमें महाभाव जगाकर एकता लाते हैं, उन्हें सभ्य बनाते हैं। पर जब वे रूढ़ होकर लौकिक स्वार्थों अर्थात LMB के प्रभाव में आ जाते हैं, तब अपनी असलियत खोकर बैर और फूट बढ़ाने के कारण भी बन जाते हैं। भारतीय शिक्षा पद्धति तीर्थ यात्रा के आकर्षण से साधु सन्यासियों का परिभ्रमण, पौराणिक कथाओं की एक सूत्रता इस फूट को बराबर जोड़ती भी रहती थी। जैसा कि मैं पहले लिख चुका हूँ, भारत के किसी भी कोने में उत्पन्न होने वाले महापुरुष सारे भारत को प्रभावित करने की क्षमता रखते थे। अंग्रेजों ने हमारी शिक्षा पद्धति को उजाड़कर हमारी एकता के उस सूक्ष्म तंतु जाल को काटना चाहा। लेकिन इस महादेश पर शासन करने के लिए उन्हें दफ्तरी कायदों की आवश्यकता भी थी। कहाँ से लाएं? राजकाज यहाँ की भाषाओं में चलाएं या अंग्रेजी भाषा में? मैकाले ने सन 1835 ईस्वी में फतवा दिया कि ऊंची श्रेणी के भारतीयों को अंग्रेजी में शिक्षा देकर उनका एक ऐसा वर्ग बनाना चाहिए जो रंग और खून से तो हिंदुस्तानी हो, पर जो रुचि, मतों, शब्दों और बुद्धि से अंग्रेज हो। हमारे देश में बहुत से लोग यह समझने और मानने लगे हैं कि अंग्रेजी ही हमारी इस व्यापक राष्ट्रीय एकता का कारण है, लेकिन मेरी विनम्र समझ में उनका यह मत ठीक नहीं। नया ही सही, पर अंग्रेजी की अशिक्षा प्रसार नीति के बाद शिक्षा प्रसार का यह माध्यम पुरानी भारतीय सभ्यता को, हमारी भावात्मक एकता को पुनर्प्रतिष्ठित करने में तत्काल ही सहायक हो गया। अंग्रेजी पढ़कर भारत में एक नया काला अंग्रेज तो तैयार हुआ, पर ठीक ठीक अंग्रेजी सरकार की धारणा के अनुसार सभी अंग्रेजी पढ़ने वाले ऐसे न बने। अंग्रेजी के अध्ययन ने उन्हें अपना पुराना और विदेशों का नया ज्ञान वैभव प्रदान करने के कट्टर भारत भक्त, स्वतंत्रता प्रिय, न्यायी और विवेकशील बना दिया। ये भारतीय ही हमारे नए राष्ट्र निर्माता बने। हमारा आधुनिक मध्यम वर्ग इन्हीं अंग्रेजी पढ़े लिखे स्वस्थ चेता भारतीयों और काले अंग्रेजों का है। स्वस्थ चेता अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीयों ने अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को नए सिरे से उठाया। उसमें उन्होंने साहित्य रचना करनी आरंभ की, सामाजिक वैचारिक आंदोलनों को मातृभाषा के माध्यम से जनमानस में आंदोलित किया, नई वैज्ञानिक शक्तियों का महात्म्य बखान किया। हमारे हिंदी भाषा प्रदेशों में भी एक नया युग आरंभ हुआ। हिंदी के पुराने सुलेखक श्रीयुत ज्ञानचंद जैन ने वर्षों पहले अपनी किसी प्रस्तावित थीसिस के लिए बड़े श्रम से बड़ा मसाला जुटाया था। उनके एक रजिस्टर में मुझे सन 1853 ईस्वी में आगरा के मोती कटरा मोहल्ले से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक समाचार पत्र बुद्धि प्रकाश के कई उद्धरण टके हुए मिले। पत्र के संपादक मुंशी सदा सुखलाल थे। काशी की नागरी प्रचारणी सभा में उक्त साप्ताहिक पत्र की कुछ फाइलें सुरक्षित हैं। गदर से 4 वर्ष पहले की हिंदी की वानगी देखने के साथ ही नई चेतना के शुभागमन की सूचनाओं पर भी गौर करना उचित होगा। 20 अप्रैल 1853 के अंक में लोहे की सड़क के समाचार प्रकाशित हुए हैं। रेल शब्द जो आज भारतीय जनसाधारण में खूब प्रचलित है, उस समय अपरिचित था। समाचार की भाषा इस प्रकार है। हिंदुस्तान के निवासियों को प्रकट हो कि एक लोहे की सड़क इस देश में भी बन गई और वर्तमान महीने को 4 तारीख से पंथियों का आवागमन भी उस पर होने लगा, और ये लोहे की सड़क जो बंबई में बनी है, हिंदुस्तान में सबसे पहली है। उस समय कोई हिंदी फोनेटिक तो मौजूद न था, पर समाचारों की भाषा फिर भी हिंदी ही थी। 17 अगस्त 1853 ईस्वी के
अंक में लखनऊ के समाचार पढ़िए। वाजिद अली शाह की फिजूल खर्ची इस समाचार में बखानी गई है। लिखा है, पहले महीने के पिछले दिनों में अवध के बादशाह ने बड़ी जीवनार की। नगर के निवासियों को केवल इसीलिए बुलाया था कि श्रीयुत बादशाह सलामत कहते हैं कि आज देखें लोग जोगिए भेष में कैसे दृष्टि आते हैं। सो आज्ञा हुई कि जितने सेवक इस दरबार के हैं सब गेरुए वस्त्र पहन कर आए। उनके अनुसार लोग वही भेष बना के इकट्ठे हुए और यह जमाए परस्तान बाग में हुआ। 3 दिवस तक खान पान नाच रंग होता रहा और प्रत्येक दिन 1 लक्ष मनुष्य से अधिक इकट्ठे होते थे। क्यों न हो, राजाओं के योग्य यही बातें हैं। आशय यह है कि जब धूमधाम हो चुकी, साहिब रेजिडेंट बहादुर असिस्टेंट साहिब को साथ ले बादशाही दरबार में सिधारे। निश्चित होता है कि इस मूर्खता के विषय में कुछ कहने गए होंगे। उसी वर्ष में 26 अगस्त के अंक में मुरादाबाद में मुहर्रम के अवसर पर सिया सुन्नी झगड़े और दशहरे पर अलीगढ़ में हिंदू मुस्लिम दंगे की खबरों के साथ ही बंगाल में होने वाली एक सामाजिक सभा के समाचार भी छपे हैं। राजा राधाकांत बहादुर ने पिछले महीने की 26 तारीख मंगलवार को पंडितों की सभा इस निमित्त की कि विधवा स्त्रियों के पुनर्विवाह के विषय शास्त्रार्थ होने के पीछे जो कुछ निर्णय हो सो व्यवस्था की रीति पर लिखा जाए। 109 वर्ष पहले की यह हिंदी भाषा क्या बनावटी है, कठिन है? नहीं, हमारे लिए नहीं, पर हिंदी की परंपरा को फोनेटिसिज्म के नाम पर रद्दी मोल तोलने वालों को यह भी शायद कठिन और बनावटी लगे। राजर्षि टंडन के स्वर्गवास का समाचार रेडियो की प्रयोगवादी भाषा में यूं प्रसारित किया गया था। चल बसे। स्वर्गवास शब्द दिल्ली के चांदनी चौक में प्रचलित नहीं। आधीन शब्द भी चांदनी चौक में प्रचलित नहीं। वहां केवल मातहत ही लोकप्रिय है। चांदनी चौक की हिंदी के नाम पर हाल ही में रेडियो मंत्रियों ने बड़े तूफान खड़े किए थे। मैं दिल्ली के चांदनी चौक की जनता से सीधा प्रश्न करता हूँ, क्या चांदनी चौक के निवासी स्वर्ग नहीं, केवल जन्नत ही जानते हैं? चांदनी चौक किसी भी शहर के चौके से बहुत अलग होकर भी एकदम निराला तो नहीं हो सकता। हम आधीन तो बोलते ही हैं। मातहत शब्द बहुत कम और आधीन बहुत अधिक प्रचलित है। रामाधीन, श्यामाधीन, शिवाधीन आदि नाम हम में से हर एक ने खूब सुने होंगे। फुल्लौर जिला जालंधर पंजाब के पंडित श्रद्धाराम जी ने सन 1877 ईस्वी में भाग्यवती नामक एक उपन्यास लिखा। उस समय भी कोई हिंदी फैनेटिक नहीं था, इसलिए भाग्यवती की भूमिका गंभीरता पूर्वक ध्यान देने की योग्य है। फिल्लौरी जी लिखते हैं, इस ग्रंथ में वह हिंदी भाषा लिखी है जो दिल्ली और आगरा, सहारनपुर, अंबाला के इर्द गिर्द के हिंदू लोगों में बोली जाती और पंजाब के स्त्री पुरुषों को भी समझनी कठिन नहीं है। इस ग्रंथ में जिस देश और जिस भांति के स्त्री पुरुषों की बातचीत हुई है वह उसी की बोली और ढंग से लिखी है, अर्थात पूर्वी पंजाबी, पढ़ा अनपढ़ा, स्त्री और पुरुष, गौण और मुख्य, जहां पर कोई जैसे बोला उसी की बोली भरी हुई है। श्रीयुत डॉक्टर गोपाल रेड्डी कृपा करके इस भाषा परंपरा पर ध्यान दें। आंध्र प्रदेश में हैदराबाद के निजामी प्रभाव से उर्दू का खास चलन चला। राघवेंद्र राव आदि कुछ तेलुगु भाषी हिंदुओं ने उर्दू काव्य साहित्य को अपनी प्रतिभा का दान भी उसी तरह से दिया है जिस तरह पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य भारत के हिंदू परंपरागत शब्द मिट गए। क्या वे जनसाधारण की बोलबाल से भी उठ गए? सीताराम राजू की बोरो कथा में ओ तेलुगु बिडला ओ वीर योधुड़ा वाली उत्साहवर्धक पंक्तियां अगर तेलुगु फैनेटिसिज्म की परिचायक है,
कंबन पिरंद तमिलनाड गीत गाने वाले अगर तमिल फैनेटिक है, बंगला रे माटी की महिमा गाने फैनेटिक हैं, तो हमें भी हिंदी फैनेटिक कहलाने में गर्व का ही बोध होगा। 19वीं सदी केवल हिंदी या हिंदी भाषा भाषियों के समाज ही में क्रांति नहीं लाई, बल्कि पूरे देश की भाषाओं और उनके बोलने वालों के समाज में भारी परिवर्तन ला रही थी। बढ़ते हुए अंग्रेजी प्रभाव को देखकर सारे देश भर में यहाँ का पुराना निवासी एक साथ जागा था। कलकत्ता, मद्रास, बंबई, काशी, पूना, इलाहाबाद, पटना, लाहौर, कराची आदि नई मध्यवर्गीय चेतना के तीर्थ थे। नागरिक और हद से हद प्रादेशिक स्तर पर सारे साहित्य, सामाजिक और जातीय आंदोलन हो रहे थे। वह हमारे नए जागरण का पहला दौर था। छापे खानों के प्रचार ने इसमें बड़ा योगदान दिया है। अंग्रेजी पढ़ना नौकरी पाने के लिए जरूरी था, पर ईसाइयों के स्कूलों में न पढ़ाना पड़े, इसलिए भारतीयों द्वारा चंदे से स्कूल खोले जाने लगे। आरंभ में अंग्रेजी पढ़ने के संबंध में घरों में बिरादरी वालों से लेकर गांव के जमींदार तक में कुलीन नौजवान का विरोध भी हुआ है। पर जान पड़ता है कि अंग्रेजी पढ़ाने के लिए बड़ा जबरदस्त आकर्षण भी समाज में क्रमशः घर करता गया। एक बुजुर्ग से मैंने सुना था कि उनके बाबा अपने बाप से छिपकर अंग्रेजी पढ़ने के लिए गांव से गए थे। पिछवाड़े के द्वार से छिपकर अपनी माँ से मिलने घर आया करते थे। 5-6 वर्षों तक यूं ही चलता रहा। फिर पिता भी राजी हो गए। पंडित मदन मोहन मालवीय महाराज के चबूतरे पर स्थापित पाठशाला में पढ़ने वाला दरिद्र किंतु सत्यनिष्ठ कथावाचक का बेटा पढ़ने के लिए ईसाइयों के स्कूल में तो भेजा जाता है, पर प्यास लगने पर वहां पानी नहीं पी सकता। प्यास बेकाबू होने पर और मौलवी साहब के छुट्टी न देने पर लड़का घर भाग जाता है। ताऊ सुनकर चांटा मारते हैं। लड़का भाषा भले ही अंग्रेजी पढ़ रहा था, पर उसकी निष्ठा सदियों दर सदियों के तपे संस्कारों की थी। प्रातः स्मरणीय महामना अपने समय में एक नहीं थे। उस काल में भारत के हर प्रदेश में उत्पन्न होने वाले राजनीतिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक महापुरुषों की जीवनियों में आपको यह निष्ठा तत्व किसी न किसी रूप में अवश्य मिलेगा। यही निष्ठा तत्व तो भारत भर में फैलते सिमटते सन 1884 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस बन गया। गदर के बाद वाले नए काल में जमाना 10-10, 20-20 बरस में बड़ी तेजी से बदलता है। अवध में गदर का अंतिम युद्ध 14 जनवरी 1859 को बहराम घाट पर लड़ा गया। लगभग 2 वर्षों तक, अर्थात सबसे ज्यादा दिनों तक जहां अंग्रेजों के प्रति सक्रिय विरोध रहा है, वहीं 1865-66 की सरकारी रिपोर्टों के अनुसार अंग्रेजी सरकार के 1300 स्कूलों में 5000 लड़के अंग्रेजी भाषा पढ़ रहे थे। यह हमारे समाज की तीव्र प्रगति का प्रमाण है। कुछ अंग्रेजी की लैला पर मर मिटने का नहीं। अंग्रेजी पढ़ने वालों में सरकारी अफसर, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर सभी हुए। अफसर के पास सत्ता थी, लेकिन वकील, प्रोफेसर और संपादक आदि पढ़े लिखों के साथ जनबल था। पुराने भारतवासियों के समाज में उसके स्वजातीय अफसरों के रौब ने जो सुधार आंदोलन लादा, उससे कहीं अधिक स्वस्थ और स्वच्छ धरातल पर बौद्धिक वर्ग ने सुधार किया। यह आज की दुश्मन सांप्रदायिकता भी कुर्सी वालों ही की देन है। फला मुसल्टे अफसर ने साहब की खुशामद करके इतने मुसलमानों को नौकरी दिला दी, और अमुक हिंदू धोती प्रसाद ने सरकारी नौकरियों में इतने हिंदू घुसा दिए। इस तरह की चक्कलस से हमारे समाज के दूसरे अंग्रेजी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी आरंभ में बिल्कुल अलग थे। मोहम्मद अली जिन्ना अनेक पढ़े लिखे मुसलमान कांग्रेस में शामिल थे। वे सब पढ़े लिखे हिंदू मुसलमान अधिक थे, नामी खानदानी अमीर उमरा के वंशज नहीं।
इनमें दरिद्र घरों में जन्म लेने वालों गोखले मालवीय जैसे लोग ही अधिक थे। गांधी एक गुजराती तालुकेदार के दीवान के बेटे थे। अधिक से अधिक कह लीजिए माता पिता खुश परिवार था। इन्हीं औसत खाते पीते भले या दरिद्र किंतु कुलीनों के तेजस्वी नौनिहाल अंग्रेजी पढ़ लिखकर देशी प्रेमी, स्वभाषा प्रेमी, संस्कृत प्रेमी, उदार मानवीय दृष्टिकोण पाने वाले महापुरुष हुए। उन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और पाली आदि भाषाओं के अध्ययन से अपने देश की प्राचीन उपलब्धियों को फिर से उपलब्ध किया और अपनी अपनी भाषाओं में प्रेम के द्वारा एक नई वैचारिक क्रांति उत्पन्न की। जो गीता, रामायण, पुराण, उपनिषद आदि प्राचीन साहित्य को धार्मिक ग्रंथ मात्र समझते हैं, उन्हें उस जमाने में भी यह देखकर बड़ा अचरज हुआ था कि गीता पढ़कर हमारे यहाँ लोग बमबाज क्रांतिकारी भी बने और तिलक, गांधी, अरविंद भी बने। शायद आज यह बात आश्चर्यजनक लगे, किंतु दीन के उजाले की तरह सच है कि राष्ट्रीय आंदोलन के दिनों में एक सीताराम बाबा ने तुलसीकृत रामायण की चौपाइयों से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बहुत से गांवों में क्रांति की चिंगारियां मूसलाधार बरसाई थीं। संध्या के एक नित्य पाठ वाले संकल्प के मंत्र में राज्यम, वैराज्यम, गणराज्यम, साम्राज्यम आदि शब्दों पर ध्यान देकर इनकी खोज में जुटते ही बैरिस्टर काशी प्रसाद जायसवाल को हमारे देश का वह अनूठा इतिहास मिला जो हिंदी पॉलिटी नामक पुस्तक में उनकी तथा उनके देश की कीर्ति को सदा अमर रखेगा। उपनिषद पुराणों का उद्देश्य LMB मार्गियों ने चाहे जैसे भी सिद्ध किया हो, लेकिन उससे यह तो सिद्ध नहीं होता कि वे भारतीय दर्शन और कला की उच्चतम सिद्धियां नहीं हैं या उन्हें पढ़ने से आदमी सांप्रदायिक बन जाता है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।